सूरजपुर में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बड़ा ही मेहनती था। उसका एक बेटा था जिसका नाम करण था। करण भी अपने पिता की तरह खूब मेहनती था। जब करण छोटा था तभी उसके माँ का देहांत किसी बीमारी के कारण हो गया था। करण के पिताजी ने फैसला किया कि वो दूसरी शादी कभी नहीं करेगा और खुद ही करण को पाले। दोनों बाप बेटे राजा वीरेंद्र के यहाँ काम करते थे। राजा उनको उनकी मेहनत के बदले केवल 2 किलो अनाज दिया करता था। 2 किलो अनाज में बाप बेटी का बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था, इसलिए वो दोनों हमेशा भूखे ही रहते थे या फिर आधा पेट अनाज खाकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन करण अपने पिता से कहता है, पिताजी, हमें राजा के यहाँ काम काज छोड़ देनी चाहिए और हमें कुछ और काम करना चाहिए। हमें दूसरे शहर में काम करनी चाहिए, क्योंकि हमें हमारे काम के बदले राजा इतना कम अनाज देता है। इतने कम अनाज के कारण हमारा पेट भी कभी सही से नहीं भरता और हम हमेशा भूखे ही रहते हैं। भूखे रहने की वजह से हम बहुत कमजोर हो गए हैं। अगर हम खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? बेटा, कह तो तू सही रहा है। भूखा रहने की वजह से मुझे भी बहुत कमजोरी आ गई है। हमेशा चक्कर से आते रहते हैं। कभी कभी तो मेरी आंखों से दिखना भी बंद हो जाता है। लेकिन बेटा, हम राजा की नौकरी नहीं छोड़ सकते। अगर हम राजा की नौकरी छोड़कर दूसरे शहर में नौकरी करेंगे तो राजा हमें तलाश करवाकर सूली पर चढ़ा देगा। हमारी भलाई इसी में है कि हम चुपचाप राजा की नौकरी करें। चल, अब तुम जंगल से लकड़ियां ले आओ और मैं जल्दी से खाना बना देता हूँ। करण जंगल से लकड़ियां लाने चला जाता है। तभी करण के घर एक बुढ़िया आती है और माधव से कहती है, बेटा माधव, तूने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, अब और कष्ट मत झेल। बुढ़ापे में भी तो चैन की रोटी बैठकर नहीं खा पाया। तेरा बेटा अब जवान हो गया है, तू उसकी शादी क्यों नहीं कर देता? घर पर बहू आ जाएगी तो तुम दोनों को कम से कम घर का काम तो नहीं करना पड़ेगा ना। दिन भर तुम लोग मजदूरी करते हो और शाम को आकर फिर खाना बनाते हो। घर में बहू आ जाएगी तो तुम दोनों को घर के बहुत सारे कामों से छुटकारा मिल जाएगा। काकी, करण की शादी 1 साल पहले ही हो चुकी है। क्या कहा तूने? करण की शादी हुए 1 साल बीत चुका है, लेकिन तुमने तो कभी ये बात किसी को बताई ही नहीं। आखिर वजह क्या है जो तुमने इस बात को छुपाया? काकी, वजह तो कुछ नहीं है। करण की बहू अपनी माँ के घर में है। जरा मुझे भी तो पता चले, आखिर बहू मायके के घर क्यों है? तुमने उसे वहां क्यों छोड़ रखा है? बेटे की शादी क्या बहू को मायके में छोड़ने के लिए की जाती है? तू अपने बेटे से कहता क्यों नहीं कि वो अपनी पत्नी को मायके से लेकर आए? तू आज ही करण को भेज दे बहू को मायके से लेकर आने। कैसे भेज दूं काकी? हमें गरीबी तो चारों तरफ से घेरे हुए है। हमारे घर में तो एक चारपाई तक नहीं है जिस पर वो बेचारी आकर बैठ सके, और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम चारपाई खरीद कर ला सके, और ना ही करण के पास ऐसे कपड़े हैं जिन्हें वह पहनकर वो अपने ससुराल जा सके। करण के पास तो सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं, उनमें से भी पुराने फटे हुए हैं। पुराने कपड़े पहनकर ससुराल जाता हुआ करण भला कैसे अच्छा लगेगा? अरे वाह रे माधव, मैं तो तुझे बड़ा होशियार समझती थी, मगर तू तो बहुत बड़ा मूर्ख निकला। बस इतनी सी बात के लिए तुमने करण की बहू को उसकी मायके छोड़ रखा है। मैं तो सोच रही हूँ कि कोई बड़ा बखेड़ा होगा, मगर ये भी कोई बात हुई? चारपाई और कपड़ों की वजह से तू घर की बहू को घर नहीं लेकर आ रहा। चल, मैं दूंगी तुझे चारपाई बहू को बैठाने के लिए। फिर इतना कहकर बुढ़िया अपने घर चली जाती है। फिर उसके बाद माधव सोचने लगता है, ठीक ही तो कहती है काकी, मुझे करण की बहू को घर वापस बुला लेना चाहिए। अगर करण की बहू आ जाएगी तो हमें भी घर के कामों से राहत मिल जाएगी। मैं कल ही भेज दूंगा करण को बहू को लेने के लिए। फिर बुढ़िया माधव के घर आती है और बाजार से करण के लिए कुछ कपड़े और एक चारपाई ले आती है। करण चारपाई देखकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप ये चारपाई कहाँ से ले आए हो? बेटा, ये चारपाई मुझे गौरी काकी ने दी है। लेकिन पिताजी, गौरी काकी ने आपको चारपाई क्यों दिए हैं? बेटा, गौरी काकी ने ये चारपाई तेरी बहू के लिए दिया है। मैं कहता हूँ
तू कल नए कपड़ों को पहनकर तू अपने ससुराल चला जा और अपनी बहू को ले आ। लेकिन पिताजी, हम अपना पेट ही बड़ी मुश्किल से भर पाते हैं। ऐसे में हम सिया को क्या खिला पाएंगे? वो हमारे घर का ऐसा हाल देखेगी तो क्या सोचेगी? हाँ, सब जानता हूं मैं बेटा, मगर बहू को जिंदगी भर के लिए मायके में भी तो नहीं छोड़ सकता ना। आखिर कभी ना कभी तो लाना ही होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि तू कल ही जाकर बहू को मायके से लिया। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। मैं कल ही जाकर सिया को मायके से ले आऊंगा। अगले ही दिन करण बुढ़िया दिए हुए कपड़े पहनकर सिया को लाने अपने ससुराल चला जाता है। ससुराल में करण की खूब खातिरदारी होती है। करण 1 हफ्ते तक अपनी ससुराल में ही रुकता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी सिया को लेकर अपना घर चल देता है। लेकिन रास्ते में करण सोचने लगता है, अभी तो हमारा घर बहुत ही गंदगी से भरा हुआ है। सिया देखेगी तो हमारे बारे में क्या सोचेगी? मैं सिया को काकी के घर छोड़ाता हूँ, उसके बाद मैं अपने घर की सफाई कर लूंगा। करण अपनी पत्नी को बुढ़िया के घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। जब माधव ने करण को अकेला आता देखा, तब वो करण से बोला, बेटा, तू अकेला ही आ रहा है? तेरी पत्नी कहाँ है? तू उसे क्यों नहीं लाया बेटा? पिताजी, मैं सिया को ले आया हूँ, लेकिन मैं उसे गौरी काकी के घर छोड़ आया हूँ, क्योंकि हमारा घर अभी बहुत गंदा है और सामान इधर का उधर बिखरा पड़ा है। सिया ये सब देखेंगी तो शायद उसे ये सब अच्छा ना लगे। जब मैं घर की साफ सफाई कर लूंगा तो सिया को अपने घर ले आऊंगा। साफ सफाई तो होती रहेगी, पहले तू महाराज के पास चल। वे तुझे 3 दिन से रोज बुला रहे हैं। मैं उनसे रोज कोई ना कोई बहाना कर देता हूँ। तुझे ससुराल में इतने दिन नहीं रुकना चाहिए था। पता नहीं महाराज तुझे क्यों रोज ढूंढ रहे हैं। करण बगैर सफाई किए अपने पिता के साथ राजमहल की ओर चल पड़ता है। उधर बुढ़िया ने सिया की खूब खातिरदारी की और फिर बोली, बेटी, तुम बहुत समझदार हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाती हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर सिया को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिया मन ही मन सोचने लगी कि क्या ये घर उसका नहीं है। तो उसने बुढ़िया से हिचकिचाते हुए पूछा, माँ जी, अगर ये घर करण का नहीं है तो फिर करण का घर कौन सा है? बेटी, करण राजा के यहाँ काम करने गया है, इसीलिए तुझे मेरे घर छोड़ दिया था। तू अभी नई नवेली दुल्हन है, घर में भला अकेली कैसे रहती? अब तो वो काम करके आने ही वाला होगा। उसके आने से पहले चल, मैं तुझे तेरे घर पर छोड़ देती हूँ। फिर बुढ़िया सिया को उसके घर छोड़ आती है। सिया को करण का घर देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। पूरा घर गंदा पड़ा था। घर देखने में ऐसा लग रहा था जैसे सालों से घर में झाड़ू नहीं लगी है। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। एक कोने में 2-3 जोड़ी कपड़े रखे हुए थे। उन पर भी जगह जगह पैबंद लगे हुए थे और उन कपड़ों पर धूल जमी हुई थी। घर की ये हालात देखकर सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है। ये घर में तो कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सिया बहुत ही समझदार और होशियार थी। उसने सोचा, ये मेरे नसीब का एक हिस्सा है, मुझे कैसे भी करके इस मुश्किल से गुजरना ही होगा। वो हिम्मत करके उठी और घर की साफ सफाई में लग गई। कुछ ही देर में उसने घर को पूरा साफ कर दिया और इधर उधर बिखरा हुआ सामान सही तरीके से सजा दिया। उसके बाद वो बुढ़िया की दी हुई चारपाई पर बैठकर करण के आने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते बहुत देर हो गई थी, लेकिन करण और उसके पिता अभी तक घर नहीं आए थे। सिया बेचैन होने लगी। इतना बड़ा घर और इतने बड़े घर में वो अकेली। उसका दिल घबराने लगा कि कहीं कोई चोर उचक्का उसके घर में ना घुस जाए। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। उतने में ही करण और उसके पिता हाथ में अनाज का थैला लिए घर आ जाते हैं। घर आकर उन्होंने देखा कि उनके घर का तो नक्शा ही बदल गया था। जो घर हमेशा कूड़े का ढेर बना रहता था,
आज वो हीरे की तरह चमक रहा था। ये देखकर दोनों बाप बेटे बहुत खुश हो जाते हैं। करण ने 2 किलो अनाज जो उन्हें राजा देता था अपनी पत्नी को दे दिया और फिर बोला, लो इसे पका लो। सिया को 3 लोगों के लिए इतना कम अनाज देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वो करण से पूछने लगी, इतना अनाज तो 3 लोगों के लिए बहुत कम है। आपको अनाज थोड़ा ज्यादा लाना चाहिए था। सिया, राजा हमें हमारे काम के बदले केवल 2 किलो अनाज ही देते हैं। अब तुम ही बताओ, मैं ज्यादा अनाज कहाँ से ले आता? आप लोग राजा के यहाँ पूरा दिन काम करते हैं और राजा आप लोगों को 2 किलो अनाज देकर बहला देता है। राजा आप लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। लेकिन बेटा, हम कर भी क्या सकते हैं? राजा की बात टालने की हिम्मत भला किसमें है? कल से आप लोग ये 2 किलो अनाज मत लाना। राजा को साफ साफ बोल देना, महाराज 2 किलो अनाज में हमारा पेट नहीं भरता है। आपकी बहुत कृपा होगी अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर दे तो। और हाँ, ये सब राजा से कहते वक्त आप लोग बिल्कुल भी मत डरिए। अगर राजा ऐसा करने से इनकार करते हैं तो आप लोग वहाँ काम करने से साफ मना कर देना। अगर राजा को आपकी जरूरत होगी तो वो आपसे काम करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। सिया, अभी तुम राजा को नहीं जानती हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। अगर राजा को पता चल गया ना तो वो हमारी जबान कटवा देंगे। ऐसे कैसे राजा तुम्हारी जबान कटवा देंगे? तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया? नहीं है। तुमने किसी को लूटा तो नहीं है और ना ही झूठ बोल रहे हो। सिर्फ अपना हक ही तो मांग रहे हो। तो फिर तुम्हें किस बात का डर है? और जो हक नहीं मांग सकता वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। राजा आप लोगों को कुछ नहीं करेगा। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, एक बार राजा से अनाज बढ़ाने को जरूर बोलना। ठीक है बेटी, अब तुम इतना कह रही हो तो मैं राजा से जरूर बात करूंगा। अब तुम इस अनाज को बना लो। अगले दिन करण और उसके पिता माधव दोनों राजा के पास चले गए और फिर माधव राजा से बोला, महाराज, आज मैं आपसे अनाज को लेकर बात करने आया हूं। पूरा दिन काम करने पर भी आप हमें सिर्फ 2 किलो ही अनाज देते हैं। इतने अनाज में हमारा गुजारा नहीं हो पाता है महाराज। हमें अक्सर भूखा ही रहना पड़ता है। इसलिए आपसे एक प्रार्थना है महाराज, अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़कर 5 किलो कर दीजिएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी। माधव, ये बात तुम्हें पहले बताना चाहिए थी। भूखा रहना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम लोग भूखे रहोगे तो काम कैसे करोगे? मैं आज तुम लोगों का अनाज 5 किलो नहीं बल्कि 6 किलो कर देता हूं। फिर राजा मंत्री से कहता है, मंत्री साहब, आज से माधव का अनाज 2 किलो से बढ़कर 6 किलो कर दिया जाए और महल में जितने भी मजदूर हैं उनके भी अनाज में बढ़ोतरी कर दी जाए। राजा का फैसला सुनकर दोनों बाप बेटे 6 किलो अनाज लेकर खुशी खुशी घर चले गए। जब सिया ने करण के सर पर अनाज का बड़ा थैला देखा तब वो समझ गई कि राजा ने उनकी बात मान ली है। इस थैले को देखकर लग रहा है कि राजा ने अनाज बढ़ा दिया है। उन्होंने कुछ बोला तो नहीं? नहीं नहीं बेटी, राजा ने कुछ नहीं कहा। हमने महाराज से केवल 5 किलो अनाज मांगा था, लेकिन उन्होंने तो हमें 6 किलो अनाज दे दिया। आज से रोजाना हमें हमारे मेहनत का 6 किलो अनाज मिलेगा। हम खामखा महाराज से डरते हैं, लेकिन महाराज तो बहुत दयालु हैं। हमारे साथ साथ सभी मजदूरों के अनाज में बढ़ोतरी कर दी है। सभी घर वाले बहुत खुश थे। माधव ने सिया को बहुत दुआएं दी। सिया बहुत होशियार थी। राजा द्वारा दिए गए अनाज से वो आधा अनाज बचा लेती थी और आधे को पका देती। 2 महीने तक उसने यही काम किया। फिर एक दिन उसने अपने ससुर से कहा, पिताजी, आज आप राजा से कहें मैंने अपने बेटे की शादी कर दी है। अब हम परिवार में 3 सदस्य हो चुके हैं और आप जो हमें अनाज देते हैं उससे हमारा गुजारा नहीं हो पाता। आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा दें। ठीक है बेटी, हम महाराज से ऐसा ही कहेंगे। अगले दिन शाम को काम खत्म करके दोनों बाप बेटे फिर से राजा के पास गए और राजा से बोले, महाराज,
मैंने अपने बेटे करण की शादी कर दी है। अब हमारे परिवार में 3 सदस्य हो चुके हैं। अगर आप हमारा अनाज बढ़ा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हाँ, तो तुमने बहुत अच्छा किया माधव, जो करण की शादी करवा दी। मैं आज ही मंत्री से कहकर तुम्हारा अनाज बढ़ा दूंगा। दोनों बाप बेटे 10 किलो अनाज लेकर घर आ गए। दस किलो अनाज को देखकर सिया बहुत खुश हुई। अब वो आधे से भी ज्यादा अनाज बचा लेती थी और बाकी बचे हुए को पका लेती थी। ये 8 महीने तक चलता रहा। अब सिया ने काफी अनाज जमा कर लिया था। फिर एक दिन वो अपने पति और ससुर से बोली, पिताजी, आज से आप लोग राजा के यहाँ काम करने नहीं जाएंगे। आखिर कब तक आप लोग मजदूरी करते रहेंगे? मजदूरी करने से सिर्फ पेट भरा जा सकता है। लेकिन बेटी, हम मजदूरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। आप लोग चिंता मत कीजिए। राजा आप लोगों को जो अनाज देते हैं, मैंने उसमें से कुछ अनाज जमा किया है। इस तरह से मैंने काफी सारा अनाज जमा कर लिया है। आप लोग बाजार में एक दुकान खोल लो और वहां ये अनाज बेचो। भगवान ने चाहा तो हमारा ये कारोबार बहुत जल्दी ही अच्छा चलने लगेगा। ठीक है बेटी, मैं आज ही बाजार में कोई दुकान देखा था और फिर कल से हम उसमें अनाज बेचना शुरू कर देंगे। माधव ने बाजार में एक दुकान किराए पर ले ली और अगले ही दिन अनाज बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान काफी अच्छी चलने लगी। दुकान पर ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती थी। ये देखकर बाप बेटे दोनों बहुत खुश रहने लगे। दोनों जब भी दुकान से घर आते तो घर के लिए कुछ न कुछ सामान जरूर लाते। एक दिन सिया अपने घर के आगे बैठी होती है। तभी उसकी नजर कोने पर पड़े सोने के हार पर पड़ती है। सोने का हार देखकर सिया की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह जाती हैं। सिया जल्दी से हार को उठा लेती है और उसे घर में ऐसी जगह पर रख देती है जहां किसी की नजर न पड़ सके। उसी दिन पूरे नगर में सिपाही ने ऐलान किया। रानी पद्मावती के हार की खबर पूरे नगर में फैल गई। हर किसी की जबान पर रानी पद्मावती के हार की चर्चा थी। जब ये बात सिया को पता चली, तब उसने रानी पद्मावती के हार की बात को किसी से जिक्र नहीं किया। इसीलिए राजा को अभी तक रानी पद्मावती का हार नहीं मिला। राजा बहुत परेशान था। वो मंत्री से बोला, मंत्री, हार के बारे में कुछ पता चला या नहीं? नहीं महाराज, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हार की तलाश जारी है। मंत्री, तुम एक काम करो, एक बार फिर से राज्य में ऐलान करवाओ कि रानी का हार अभी तक नहीं मिला है। जिसे भी वो हार मिले वो बिना डर के आकर राजा को बताए। जो भी हार लाकर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मंत्री सिपाही से दोबारा पूरे नगर में ऐलान करवा देता है। सुनो गांव वालों, सुनो सुनो गांव वालों, ध्यान से सुनो। एक चिड़िया रानी पद्मावती का हार लेकर उड़ गई है। जिस भी व्यक्ति को वो हार मिल जाए, उस हार को राजा को दे देगा तो राजा उसे ढेर सारा इनाम देंगे। अगले दिन सिया अपने ससुर और पति से कहती है, मैंने सुना है कि रानी पद्मावती का हर कोई चिड़िया लेकर उड़ गई है और राजा उसे ढूंढ रहे हैं, और जो भी उसे ढूंढेगा उसे राजा मुंह मांगी कीमत देंगे। कहीं राजा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं पिताजी? नहीं बेटी, राजा झूठ कभी नहीं बोलते। वो जो भी बोलते हैं उसे जरूर पूरा करते हैं। राजा को एक ज्योतिषी ने बताया है, हार किसी घर के आगे पड़ा हुआ है। ज्योतिष बिल्कुल सही कह रहे हैं। रानी पद्मावती का हार हमारे घर के आगे पड़ा हुआ था। अब वो हार मेरे पास है। आप वो हार ले जाकर राजा को दे दीजिए। माधव सिया से वो हार लेकर राजा को दे देता है। रानी पद्मावती का हार देखकर राजा बहुत खुश होता है। उसके बाद राजा माधव से कहता है, माधव, आज हम बहुत खुश हैं। शर्त के मुताबिक तुम्हें जो मंगाना है मांग लो। माधव, मैं जानता हूं कि तुम सच्चे और ईमानदार इंसान हो, लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ तो अन्यथा ही मांगना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम देना चाहता हूं। ठीक है महाराज, अगर आप इतना कह रहे हैं तो पहले मैं अपने घर पर बात कर लूं, फिर आपको बताऊंगा।
ठीक है माधव, तुम अपने परिवार वालों से बात करके मुझे कल बता देना। माधव अपने घर चला जाता है। घर आकर वो सिया से कहता है, बेटी, महाराज मुझे इनाम देना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया कि घर वालों से बात करके बताऊंगा। आपने बहुत अच्छा किया पिताजी। अब कल आप राजा से कहें, क्या आप मुझे थोड़ी सी जमीन दे सकते हैं जिस पर खेती करके मैं अपने परिवार का गुजारा अच्छे से कर सकता हूँ? ठीक है बेटी, जैसा तुम कह रही हो, मैं महाराज से वैसा ही कह दूंगा। अगले दिन माधव राजमहल पहुंचकर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा माधव से बोला, कहो माधव, अपने परिवार वालों से क्या बात करके आए हो? महाराज, अगर आप मुझे थोड़ी सी जमीन देते तो मैं उस पर खेती करके अपने परिवार का अच्छे से गुजर कर सकता हूं। फिर मुझे और मेरे बेटे को मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है माधव, मैं आज ही मंत्री से कह रहा हूं, तुम्हें 5 बीघा जमीन दिलवा देता हूं। मेरी दुआ है कि तुम इस जमीन पर खेती करके खूब भालो फूलो और खूब तरक्की करो। फिर राजा मंत्री से कहकर माधव को 5 बीघा जमीन दिलवा देते हैं। अब माधव खेत में दिन रात मेहनत करता है और करण अनाज की दुकान चलाता है। कुछ ही दिनों में वो बहुत धनी हो जाते हैं। फिर करण एक बहुत ही बड़ा घर खरीद लेता है। अब उनके घर में कोई भी कमी नहीं थी। इस तरह करण की बहू की समझदारी और चालाकी से कुछ ही दिनों में माधव और करण के गरीबी के दिन अमीरी में बदल जाते हैं। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।